कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। हमारे साथ हैं रेखा शुक्ला जी आज पॉडकास्टिंग स्टेशन पर। रेखा जी 36 साल तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में उन्होंने अध्यापन किया है। पढ़ाती थी संस्कृत, बड़ा मुश्किल काम, सोच के ही डर लगता है। फिर उसके बाद डर तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा, लेकिन अभी असली डर रेखा जी को लगता है। अभी इनसे बातचीत में इन्होंने बात शेयर की कि इनको कोई भी छोटी मोटी बातें, कोई भी बात हो जाए, डर ज़रूर लगता है। तो डर इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। और एक किसी फिल्म में गाना था, डर लगे तो गाना गा। तो रेखा जी गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, शास्त्रीय संगीत भी सीख रखा है, क्लासिकल म्यूज़िक गाती हैं, लाइट क्लासिकल गाती हैं, फिल्मी गाने भी गाती हैं। फिल्मी गाने पता नहीं कॉपीराइट के एक्ट के तहत हम लोग आज यहाँ कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन शास्त्रीय संगीत सुनेंगे इनकी आवाज़ तारीफ होगी। आइए, स्वागत है रेखा जी आपका। बताइए अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, बीच, आखिर, और सबसे पहले बताइए रिटायरमेंट के बाद आपको कैसा लग रहा है? टीचिंग अच्छी लगती थी या रिटायरमेंट अच्छा लगता है? देखिए मिश्रा जी, जहाँ तक आप इसकी बात पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद अच्छा लगता है कि पहले, तो मैं कहूँगी दोनों ही पारियाँ मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय करी। रिटायर्ड लाइफ के बाद मज़े से कभी कितने बजे सो के उठो, कहीं जाओ, कहीं घूमो, कभी खाना खाओ, नहीं खाओ, जो मनाए वो करो, तो ये स्वतंत्रता तो अवश्य है। लेकिन नौकरी करते समय भी नियम से आप स्कूल जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, समय पर सब काम कर रहे हैं, उसका भी अलग आनंद था। मैं कानपुर में जब पोस्टेड थी तो घर से 5 बजे चली जाती थी और रास्ते में बस में कई सारी फ्रेंड्स थी जो कि लखनऊ से रोज़ कानपुर जाती थी। उनके साथ मिलना, हा हा ही, फिर स्कूल में पढ़ाना, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना और फिर रात में घर में आकर के फिर से नए दिन की शुरुआत करना, उसका भी अलग आनंद था। तो मुझे दोनों ही में आनंद तो आया, दोनों ही स्थितियों में। पर हाँ, रिटायर्ड लाइफ में मैं ज़्यादा सुकून महसूस कर रही हूँ और अपने लिए समय दे पा रही हूँ, क्योंकि जब तक स्कूल जाती थी सवेरे 6 साढ़े 6 बजे निकल जाती थी तो योगा, वॉकिंग ये सब नहीं कर पाती थी। अब मैं खुद को भी समय दे रही हूँ और अपने शौक भी, जैसे गाना बजाना बंद हो गया था, वो भी कर पा रही हूँ। तो मुझे निश्चित रूप से ये रिटायरमेंट के बाद का जीवन ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी। अभी आपने बताया कि रिटायरमेंट के बाद भी आप स्कूल में गई थी और वहाँ आपने एक संस्कृत का प्ले पूरा ऑर्गेनाइज किया। संस्कृत भाषा का नाटक करना और बच्चे जो आजकल संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं उनको मोटिवेट करना, डायलॉग सिखाना, कैसा होता है? आप एक थोड़ा सा संस्कृत प्ले का कुछ बताएंगे हमको? हाँ, अवश्य बताऊंगी। जब मुझसे पहली बार कहा गया कि आप मैडम संस्कृत प्ले करा सकती हैं, मैंने भी तब तक नहीं कराया था, मुझे अनुभव नहीं था, तो इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज। पर मैंने देखा, ढूंढा और अपने आप कुछ डायलॉग लिखे, कुछ मिल गए। और उसके बाद जो मैंने प्ले कराया, मैं तब कानपुर में थी और मुझे ये बड़ी चिंता थी कि पता नहीं कैसे प्ले होगा, रात में घर में कैसे आएंगे, क्या करेंगे। पर मैंने बच्चे सेलेक्ट किए, फटाफट उनको रोल दिया
और वो प्ले इतना अधिक पसंद किया गया कि जो एयर कोमोडोर आए थे उन्होंने प्ले के ख़त्म होने के बाद कहा सर्वोत्तम। प्रिंसिपल सर ने भी कहा कि आज तक हमने न संस्कृत प्ले कराया था न कभी देखा था, पर मैडम ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बच्चे संस्कृत नहीं जानते हैं, ये तो सब संस्कृत में लग रहा था इनकी मातृभाषा है। प्ले सिंपल सा था कि ये बच्चा है एक, वो फौज में है और वहाँ पर उसकी शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, तो वो वहाँ अपने ऑफिसर से कह रहा है कि महोदय जय हिंद, मम विवाह निश्चितः। सिंपल से सेंटेंस थी, मेरा विवाह निश्चित है, मम विवाह निश्चितः, अहम अवकाशम वांछितुम इच्छामि। सिंपल सा था। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या पूरा नहीं, मैं जानना चाह रहा था, ये जब आप बोलती हैं तो ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड लग रहा है। इजी टू अंडरस्टैंड, हाँ, हिंदी वाले लोग भी इसको समझ सकते हैं, हाँ, है ना। जैसे भाई जब घर आ रहा है तो बहन कह रही है भ्राता आगतः, भ्राता आगतः, अहम अपि विवाहे गंतुम इच्छामि। तो सिंपल सिंपल हाँ, ताकि सब लोग समझ लें। और अंत में वो जब उसका वो शादी तय होती है और उसको अचानक पता लगता है कि पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया है और उसको युद्ध में जाना पड़ रहा है, तो वो कहता है अपने माता पिता से कि मुझे जाना ही पड़ेगा। माता जी ये भी कहती हैं नहीं बेटा मत जाओ मत जाओ। तब वो अपनी माँ से कहता है माता तव अतिरिक्तुम मम एका माता अपि अस्ति, सा जननी जन्मभूमि है, तस्य प्रति मम कर्तव्यः अपि अस्तु। साधारण से सेंटेंस है, बहुत इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फॉलो संस्कृत। और अंत में युद्ध जीत करके आता है, तब मैंने उसमें एक दो गाने डाल दिए थे, देशोयम वीर जनाना नाम अलबेला नाम मस्ताना नाम अस देश से वीरा, इस तरह से थोड़ा इसको। अच्छा, ये जो जोश टप गाने होते हैं इनको संस्कृत में कर दिया। जब वो युद्ध में जा रहा है तो मैंने कर दिया वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम, इस प्रकार से थोड़े थोड़े छोटे छोटे गाने डाल के उसको बड़ा इम्प्रेसिव बना दिया था और सभी दर्शक भावुक हो गए थे। और पहली बार मुझे करने पे बहुत अच्छा भी लगा और इसकी बहुत तारीफ हुई, प्रशंसा हुई, तो कॉन्फिडेंस आ गया। फिर तो बराबर में संस्कृत के नाटक करती रही। आप बताइए, अभी आप इंटरव्यू के पहले बातें हो रही थी, आपको जिंदगी में कई अनावश्यक अवांछित मौक़ों पर भी डर लगता रहा है और डर आपके जीवन में एक ट्रैक 1 पर डर का भाव चलता रहा है। तो बताइए, आपको सबसे ज़्यादा डरावना किस्सा जो कि काफ़ी समय तक आपको ग्रिप किए रहा हो, उसको बताइए तो सुना जाए उसका किस्सा और हमारे दर्शक श्रोताओं को भी उसको सुनने का मजा लें। वो डरावने किस्से तो मेरे जीवन में इतने आए हैं कि मैं क्या बताऊं, लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से रहे हैं जिनसे मुझे बाद में बड़ी शर्म महसूस हुई, पर मैं क्या करूं, उस समय तो मेरे ऊपर भय का आतंक मंडराता रहता है, मुझे और कुछ सूझता ही नहीं। एक बचपन की याद आ रही है, बहुत छोटी भी नहीं थी, 17-18 साल की रही होंगी। और हम लोगों का घर जो था उसके बाद आंगन था, आंगन के बाद टॉयलेट्स थे। तो रात में टॉयलेट के बाद हम आए अंदर, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई पाइप से नीचे उतर रहा है। चोर जैसा लगा। चोर जैसा लगा, बस इतना कुछ नहीं। मैं भागती हुई आई और मैंने जोर से दरवाजा बंद कर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर। मेरी आवाज़ सुन के मेरी दूसरे बहनें भी आ गई, वो भी चिल्लाने लगी। हम 3-4 बहनें एक साथ चिल्ला रहे हैं चोर चोर, और दरवाज़ा, और जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे आवाज़ कांपती चली जा रही है। जब चारों ओर धक्का दे रहे हैं, चोर लग रहा है इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है कि वो हम चारों लोगों के धक्का लगाने के बावजूद पूरी दम से धक्का लगा रहा है और दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है। अचानक मेरी एक बहन ने दूसरे कमरे में जाकर खिड़की से झांका कि कैसा चोर है शक्तिशाली। तो वो आई और उसने कहा कोई चोर नहीं है, यहाँ पर कोई खड़ा ही नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो शक्तिशाली कहाँ से चोर आपको लग रहा था, ये बताइए। अरे क्या करें, मेरी मूर्खता, वो दरवाजे में सिटकनी जो थी फंस गई थी, बंद नहीं हो रही थी। और हमने चोर चोर करके, तब तो फिर मेरे को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, ग्लानी भी हुई। और वो था कि बिल्ली थी बड़ी सी, उसके पैर को मैंने चोर समझ लिया। अब क्या करें, ये मेरे लगता है कि मन कपोल कल्पनाओं में डर भरा हुआ है, मैं कुछ कर नहीं सकती। अच्छा, तो नकली चोर का किस्सा आपको 50 साल से याद है, असली चोर रहा होता तो पता नहीं जन्म में चलता रहता। और बताइए किस्सा। हाँ, अरे मैं अपने डर से सचमुच शर्मिंदा हूँ। और मैं वैष्णो देवी जब पहली बार, वैसे आपको एक बात बता दें, हाँ, ये जेंडर स्टेटमेंट है, मिसोजिनी कहा जा सकता है, लेकिन महिलाएं बाय एंड लार्ज सारी महिलाएं अकेले रहने में, कॉकरोच से और इससे सांप से, छिपकली से
यूनिफॉर्मली डरती हैं संसार भर में, इसलिए आप बहुत बहादुरी से अपने डरते हैं। किससे सुनाइए, कॉम्प्लेक्स मत होइए। हाँ, नहीं, पर मुझे तो लगता है मैं संसार की सबसे अधिक डरपोक महिला हूँ। सबको ही लगता है। मेरा ट्रांसफर अचानक हो गया लखनऊ से गोमो धनबाद में है। गोमो वो ऐसी जगह है कि वहां पर बस रेलवे स्टेशन चमकदार है, बाकी एकदम गांव जैसा। और लोगों ने बताया किसी की बिस्तर पर, किसी के बक्से पर, स्कूल में मेज पर, हर जगह सांप कभी भी कहीं भी दिख जाते हैं। मैं बहुत आतंकित हो गई, क्या करूं, नौकरी छोड़ भी नहीं सकती थी। तो अपने भाई से मैंने कहा क्या करूं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम शंकर जी की पूजा बढ़ा दो, वो शंकर जी की पूजा करती रहोगी तो तुम्हें डर ज़्यादा नहीं लगेगा, सांप भी परेशान नहीं करेंगे। बहुत पूजा करती थी, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो टॉर्च हमें मिल सकती थी वो लेके गए, और वहाँ रात में लाइट चली जाती थी। सिरहाने मेरे पास वो टॉर्च हमेशा रखी रहती थी। अच्छा, लाइट जाने का तो एडवांटेज है, सांप दिखेगा ही नहीं आपको। अरे तो दिखेगा, पैर रख लिया तो डर के मारे मैं तो टॉर्च पकड़े रहती थी, और पैर रखने से पहले मैं देखती थी कोई सांप वाप तो नहीं है। खैर एक बार हम लोग कहीं बाहर गए थे, मैं और मेरे साथ एक लेडी और रहती थी, इंदिरा। तो हम लोग कहीं से आ रहे थे, अचानक लोग आए, कहते हैं सांप सांप। हमने पूछा कहाँ सांप है? बोले अरे डॉक्टर साहब के घर में। डॉक्टर साहब का और हमारा एक ही घर था, पार्टीशन था बीच में। हम लोग घर जाने की बजाय उल्टे दौड़ना शुरू कर दिया कि सांप आ गया, सांप आ गया, अब कैसे घर में जाएं। हम लोग आधे घंटे तक बाहर बैठे रहे, जब पता लगा बहुत दूर जाके, फिर किसी ने बताया कि उस सांप को मार डाला गया है। तब ओम नमः शिवाय करते हुए घर में घुसे। उस दिन तो मतलब किसी तरह से राम भरोसे बच गए। फिर एक दिन सांप का आतंक, केंचुआ जैसा था, मैंने समझ लिया सांप है। केंचुआ को सांप से तो आपको फर्जी चीज समझने की आदत, जैसे वहाँ बिल्ली को समझ लिया था कि चोर है, वैसे यहाँ केंचुए को लगा। हाँ चलिए। अपनी मकान मालकिन के पास पीछे से सीढ़ी से ऊपर गई, मैंने कहा सांप आ गया है। बोले कहाँ है, चलिए। वो आई भी चली चिमटा विमटा पकड़ के, जब देखा कहती है अरे भाभी जी ये तो केंचुआ है। खैर इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं, कहाँ तक किस्सों की कहानी बताऊं। फिर डर से निपटने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए? उपाय क्या, भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा डर दूर कर। वैष्णो देवी तो मैं गई थी। मैं वैष्णो देवी, किसी ने कहा वहाँ जो कुछ भी आप मांगेंगे जरूर पूरा हो जाएगा। मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब हिस्सा यही है कि मुझे हर समय डर लगता है। हस्बैंड अगर रात में कहीं जाएँ तो किसी और को भेजना पड़ता है कि अकेले नहीं रह सकती हैं। तो मैं सबसे पहले गई वैष्णो देवी माता के सामने, पूरा मन लगा करके मैंने कहा माता मेरा डर दूर कर दो, मुझे डर ना लगे। और इस चक्कर में बरसों बरस में चक्कर लगाती रही वैष्णो माता के, पर आज तक डर दूर नहीं हुआ, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। छिपकली से डर लगे है, चूहा आ जाए तो हम घर में नहीं रहेंगे, हर समय डर लगता है। और मरे हुए व्यक्ति से तो मुझे इतना डर लगता है कि मेरी अपनी बेटी भी जब मर गई थी, छोटी बच्ची 2 महीने की, तो मैं डर के मारे, मुझे 2 लोग एक इधर पकड़े रहते थे कि कहीं रात में ये डर ना जाए। चलिए भूतों के डर पर अभी बाद में बात करते हैं, पहले कुछ आप जरा अपनी संगीत वाले साइड में आइए। 2 डर एक साथ हैं, उनको अलग अलग संगीत से अलग किया जाए उनको। तो मैं भजन है। आपने क्या शास्त्रीय संगीत वगैरह सीखा है? शास्त्रीय संगीत सीखा है जी। शास्त्रीय संगीत मैंने प्रभाकर किया, और बीए में भी मेरे पास क्लासिकल म्यूजिक थी। मैंने सीखा है शास्त्रीय संगीत प्रयाग संगीत समिति में। ये शास्त्रीय संगीत पहले बहुत होता था, अब आज तो पहले तो जो विज्ञापन दिए जाते थे शादी के, उसमें आता था कि लड़की जो है भजन गाने वाली हो, शास्त्रीय संगीत वाला, ये एडवांटेज था। आजकल तो डिसएडवांटेज है। आजकल तो लोग, हो सकता है विज्ञापन निकलता हो कि डिस्को इसको डांस करे, वेस्टर्न म्यूजिक सीखती है। ये क्यों, ये क्या डिफिकल्ट गाना होता है? गायन में क्यों लोगों की रुचि नहीं है? रुचि तो मैं नहीं कहूँगी। एक्चुअली अगर आप सच पूछें तो क्लासिकल म्यूजिक में कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी पिच होती है। जैसे एक व्यक्ति इस पिच पे बोलता है मैं खाना खा रहा हूँ, एक बोल रहा है मैं खाना खा रहा हूँ, ये मध्यम सप्तक है, पहला वाला मंद्र सप्तक था। एक बोल रहा है मुझे खाना खाना है, ये तार सप्तक हुआ। 3 सप्तक हैं, हर सप्तक में के अलग अलग सप्तक मतलब 3 हुए, एक मंद्र सप्तक नीचे, मध्य सप्तक जो आम बोलचाल में बोलते हैं, और एक तार सप्तक। हो सकता है किसी का पिच नीचे हो, सप्तक मतलब 7 स्वरों का सारे गामा पाधा नीसा। ये 7 स्वर हैं, ये अलग अलग सप्तक में हम गाते हैं। जैसे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। जो भी आम तौर पर हम लोग बोलते हैं तो वो मध्य सप्तक में ही यूजुअली बोलते हैं। कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, आप जिस पिच पर बोलते हैं उसी से आगे सारे गा मा पा धा नी सा ले लें तो ये 7 स्वर हैं। और अरविंद जी मैं आपको बताऊं, जितने भी जो भी आप गाना गाते हैं, जितने भी गाने हैं वो सब 99% किसी न किसी राग पर आधारित होते हैं। रेखा जी, इस समय भी होली निकली है, तो कोई होली
का आप होली। गीत सुनाए, हाँ होली को सुनाइएगा। हाँ, तो काफी राग पर आधारित होली का गाना है। जी। देरे देरे ना आज खेलो श्याम संग होरी, पिचकारी रंग भरी केसर की, आज खेलो श्याम संग होरी। कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, रंग भरी जोड़ी सोहत रे, आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी। गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।